नमस्कार साथियों। आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह है कक्षा 10 सीबीएसई कोर्स बी कोर्स का पाठ ततारा बामिरो कथा। यह एक लोक कथा है जिसे लीलाधर मंडलोई जी ने लिखा है। लीलाधर मंडलोई मूलतः कवि हैं। की कविताओं में छत्तीसगढ़ अंचल की बोली की मिठास और वहां के जनजीवन का सजीव चित्रण है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों पर लिखा उनका यह पाठ अपने आप में समाजशास्त्रीय अध्ययन भी है, क्योंकि बच्चों इसमें उस समय की यानी कि बहुत पहले समय की जो किंवदंतियां हैं, मिथक हैं, उनके आधार पर वहां के जनमानस का विश्लेषण किया गया है, उनकी मनोवृत्ति को उजागर किया है। उनका कवि मन ही वह स्रोत है जो उन्हें लोक कथा, लोकगीत, यात्रा वृतांत, डायरी, मीडिया आदि की ओर प्रवृत्त करता है। तो बताइए लोक कथा क्या है? क्या आपने कोई लोक कथा सुनी है? और कथा और लोक कथा में भला क्या अंतर है? बच्चों, आपने जो है अपने बचपन में अपने घर में दादी नानी से, मम्मी पापा से कहानियां तो सुनी होंगी। तो लोक कथाएं वे कहानियां हैं जो मनुष्य की कथा प्रवृत्ति के साथ चलकर विभिन्न परिवर्तनों के साथ वर्तमान रूप में प्राप्त होती हैं। कुछ निश्चित कथानक रूढ़ियों और शैलियों में ढली लोक कथाओं के अनेक संस्करण उनके नित्य नई प्रवृत्तियों और चरित्रों से युक्त होकर विकसित होने के प्रमाण है। एक ही कथा विभिन्न संदर्भों और अंचलों में बदलकर अनेक रूप ग्रहण कर लेती है जब वह बहुत प्रसिद्ध हो जाती है। जैसे राजस्थान की गौरव बादल की कथा है। लोकगीतों की भांति लोक कथाएं भी हमें मानव की परंपरागत वसीयत के रूप में प्राप्त हैं। इनकी श्रुति में चली आई हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ये श्रुति में है, सुन के आगे बोलकर वो कथा जा रही है। दादी या नानी के पास बैठकर बचपन में जो कहानियां सुनी जाती हैं, चौपालों में इनका निर्माण कब, कहाँ, कैसे, किसके द्वारा हुआ यह बताना असंभव है। यद्यपि दादी नानी से ज्यादा कहानियां दादा नाना सुनाते हैं, पर फिर भी दादी नानी को ही ज्यादा महत्ता देना भी विरासत में चली आ रही परिपाटी का ही परिणाम है। बच्चों, जब कोई हमारे समाज में जनमानस में कोई प्रसिद्ध चरित्र उभर कर आता है, लोक नायक आता है, तो वह एक कहानी बन जाता है, श्रुति बन जाता है और युगों बीत जाने पे भी मिथक बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी बोल के, कह के, सुन के वे परंपरा में शामिल हैं, हमारी विरासत में है, हमारा इतिहास भी है, तो हम उनसे अछूते नहीं रह सकते। ये हमें प्रेरणा भी देती हैं, शौर्य की प्रेरणा, प्रेम की प्रेरणा, त्याग की प्रेरणा कि समाज की भलाई के लिए अगर अपने प्यार का भी बलिदान देना पड़े तो ये नायक पीछे नहीं हटते, नायिकाएं पीछे नहीं हटती। ऐसे ही अब ये देखिए कुछ लोक कथाओं के प्रमुख लोक नायकों के चित्र यहाँ पर दिए हैं मैंने, आप पहचान सकते हैं जी। पहले ये महात्मा बुद्ध के हैं। महात्मा बुद्ध के जो जीवन चरित्र है जातक कथाओं के रूप में मशहूर है, प्रसिद्ध है। फिर राजस्थान की ये लोक कथाओं से संबंधित देख लीजिए, है ना। भगवान कृष्ण, राधा कृष्ण का चरित्र हमारे समाज में कितना प्रसिद्ध है। फिर इसी प्रकार से लैला मजनू है, हीर रांझा है, सुनी महिवाल है, इनकी कथाएं चली आ रही हैं। विदेशों में भी बहुत सारी कथाएं चली आ रही हैं, लोक कथाएं हैं। रोमियो जूलियट की तो आपने सुनी ही होगी। ऐसी चीन देश में भी बहुत सारी लोक कथाएं प्रचलित हैं। तो लोक कथाओं में जो प्रेम की भावना है, तो वो प्रेम है क्या? एक भावना, जीने का खुशनुमा जज्बा, समाज को जोड़ने का कौशल, या उपयुक्त सभी? तो मेरे हिसाब से ये उपयुक्त
सभी है। प्रेम जोड़ता भी है, प्रेम एक इमोशन भी है, जीने का एक जज्बा भी है, और यह हमारे समाज को प्रेरित करने वाला, समाज को एकजुट रखने वाला एक स्किल, एक कौशल भी है, जीवन मूल्य भी है। तो इन सबको जोड़ता है और घृणा दूरी बढ़ाती है। इसीलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का, अपने जीवन तक का बलिदान कर देता है, उसे ना केवल समाज याद रखता है, बल्कि उसके बलिदान को बेकार नहीं जाने देता। यही वजह है तत्कालीन समाज के सामने एक मिसाल कायम करने वाले इस युगल को आज भी उसी द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यह बच्चों कथा है, और इसके बारे में हम यही कह सकते हैं कि जो सभ्यता जितनी पुरानी है उसके बारे में उतनी ही ज्यादा किस्से कहानियां भी हमें सुनने को मिलती हैं। किस्से जरूरी नहीं कि सचमुच उस रूप में घटित हुए हों जिस रूप में हमें सुनने या पढ़ने को मिलता है, लेकिन इतना जरूर है कि इन किस्सों में कोई ना कोई संदेश या सीख अवश्य निहित होती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तमाम तरह के किस्से मशहूर हैं। इनमें से कुछ को लीलाधर मंडलोई ने लिखा है। अब यह जो कथा है उस विद्वेष को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए युगल को आत्म बलिदान देना पड़ा, क्योंकि उस द्वीप में विद्वेष की गहरी जड़ें जम चुकी थी। तो ततारा वामीरों की यह कथा उसी युगल के बलिदान की कथा है। ये भारत के निकट निकोबार द्वीप समूह है। अब देखिए, ततारा जो हमारा कथा का नायक है उसकी क्या विशेषताएं हैं। वह बच्चों बहुत सुंदर है, बलिष्ठ यानी कि बलवान है, ताकतवर है, और कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता है। शक्तिशाली है, मददगार है, दीन दुखियों की वह मदद करता है। इससे पता चलता है कि वह शांत व नेक है, संस्कारी बच्चा है, नौजवान है। तो यह इसकी विशेषताएं हैं। तो ततारा क्यों प्रसिद्ध हो गया अपने लोक समाज में? तथा कहते हैं कि उसकी कमर में जो लकड़ी की तलवार बंधी रहती थी उसमें जादुई ताकत थी कि एक बार वह जो तलवार निकाल के जब हमला करता था तो वह तलवार उसे जादुई शक्ति की तरह जिता देती थी। सभी उससे डरते थे, लेकिन उतना ही गांव के लोग सम्मान भी करते थे क्योंकि वह सबकी मदद करता था, दुख में काम आता था, और जो दुख में एक दूसरे के सुख दुख में काम आता है उसको तो जनता याद करती ही है। तो अंडमान द्वीप समूह का जो अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान, यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र हैं। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इनके विभक्त यानी कि बटे होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है कि ये कैसे विभक्त हो गया, यानी कि दो टुकड़ों में बट गया। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे तब वहां एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर शक्तिशाली युवक रहा करता था, उसका नाम था ततारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था, सदैव दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहता, यानी कि तैयार रहता। अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था। बच्चे, जो समाज में सेवा का काम करता है, दीन दुखियों की मदद करता है, उसका सम्मान तो अपने आप ही फैल जाता है। चारों तरफ उसको सब आदर की दृष्टि से देखते हैं, सभी उसका आदर करते, वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते, है ना, और वह भागा भागा वहां पहुंच जाता। दूसरे गांवों में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, है ना, जो अपनी ओर खींचे, यानी कि आकर्षक। साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते, मतलब वह अपनापन की भावना महसूस कराता जो भी उससे मिलता। पारंपरिक
पोशाक के साथ कि वह जो है अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। लोगों का मत था कि बावजूद लकड़ी के होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी, यानी कि डिवाइन पावर थी इसकी। जो सोर्ड थी, तलवार थी, उसमें ततारा अपनी तलवार को कभी अलग ना होने देता, उसका दूसरों के सामने उपयोग भी ना करता। किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति होने का मानते थे। ततारा की तलवार के विलक्षण ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी, यानी कि एक अद्भुत उसमें कोई मिस्ट्री हो जैसे। एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र के किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज जानते ना आप, वह जगह होती है जहाँ धरती आसमान एक जगह मिलते हुए प्रतीत होते हैं। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाटें शनि शनि यानी कि धीरे धीरे क्षीण होने लगी थी, कम होने को थी, यानी कि उसका मन शांत था। विचार मग्न ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध बुध खोने लगा। लहरों के एक प्रयत्न वेग ने उसकी तंद्रा भंग की, मतलब उसका ध्यान तोड़ दिया। चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा, जिधर से अब भी गीत के स्वर बढ़ रहे थे, यानी कि जब उसे ध्यान आया, होश आया, तो गीत की आवाज की दिशा में वह चल पड़ा। वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया, बेचैन, विकल मतलब बेचैन। अंततः उसकी नजर एक युवती पर पड़ी, जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। यह एक श्रृंगार गीत था बच्चों। उसे ज्ञात ही न हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निशब्द ताके जा रहा है, यानी कि उसे देखे जा रहा है। एकाएक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। इसके पहले कि वह सामान्य हो पाती, उसने अपने कानों में गूंजती हुई गंभीर आकर्षक आवाज सुनी। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? तारा ने विनम्रता पूर्वक कहा। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर मैं विस्मित हुई, यानी कि आश्चर्यचकित हो गई। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, यानी कि उसके अंदर जो है सॉफ्ट इमोशंस आने लगे उसको लेकर। तो अपने को संयत कर, संयत करना मतलब अपने आप को बैलेंस कर, कंट्रोल करना, संयत करना, कंट्रोल करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए। और इस तरह से वह अपने आप को कंट्रोल करके उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया। पहले बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण? अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं बाध्य नहीं, मतलब मैं मजबूर नहीं हूँ तुम्हारी बातों का जवाब देने के लिए, यह तुम भी जानते हो। ततारा मानो सुध बुध खोए हुए था। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया। तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुमने सुरीला कंठ पाया है। यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर ना हुआ, युवती ने कहा। सच बताओ तुम कौन हो? लपाती गांव में तुम्हें कभी देखा नहीं। ततारा मानो सम्मोहित था। उसके कानों में युवती की आवाज ठीक से पहुंच ना सकी। उसने पुनः विनय की। तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। युवती झुंझला उठी। वह कुछ और सोचने लगी। अंततः उसने निश्चय पूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा, ये डांट रही है लगभग ततारा को कि ढीठ हो गए हो तुम, बेशरम हो गए हो, है ना, गांव का नियम भी तुम्हें नहीं पता है।
ततारा को मानो कुछ होश आया, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो, तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई है। यानी कि मैं अपने सुध बुध खो बैठा हूँ। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। ततारा ने बेहोशता में आग्रह किया। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी, मतलब वह रिक्वेस्ट कर रहा था सच्चे दिल से। वामीरो, बस एक रस घोलती हुई आवाज उसके कानों में पहुंची। वामीरो, वामीरो, वाह कितना सुंदर नाम है, कल भी आओगी ना यहाँ? ततारा ने याचना भरे स्वर में कहा। याचना मतलब मांगते हुए जैसे। नहीं, शायद कभी नहीं, वामीरो ने अनमयतापूर्ण मतलब बेमन से, बेख्याली से और झटके से लपाती की तरफ बेसुध होकर दौड़ पड़ी। पीछे ततारा के वाक्य गूंज रहे थे। लपाती गांव की थी वामीरो, जो इस कहानी की नायिका है। वामीरो, मेरा नाम ततारा है, कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारी बाट जोहूंगा। बाट जोना मुहावरा है इस पाठ का महत्वपूर्ण, जिसका अर्थ है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, प्रतीक्षा करूंगा। वामीरो रुकी नहीं, भागती ही गई। ततारा उसे जाते हुए निहार कर रहा, देखता रहा। वामीरो में पहुंचते भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस होने लगी। उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक छोटी छटपटाहट थी। एक झल्लाहट में उसने दरवाजा बंद किया और मैं ले जाने का प्रयास किया। बार बार ततारा का याचना भरा उसकी आंखों में तैर जाता। उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, किंतु वही ततारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया, सुंदर, बलिष्ठ किंतु बेहद शांत, सभ्य और खुला। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रही थी। किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ वह संबंध परंपरा से दूर था, अतः उसने उसे ढूंढ जाना ही श्रेयस्कर समझा। श्रेयस्कर मतलब उचित, सर्वथा उचित समझा। किंतु यह संभव जान पड़ा। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने था, निर्निमेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। मतलब निर्निमेष मतलब बिना पलक झपकाए। किसी तरह याद रात बीती, दोनों के हृदय व्यथित थे। मतलब दोनों के दिल जो है अब व्याकुल हो गए थे। किसी तरह आँच रहित एक ठंडा रुबाऊ दिन गुजरने लगा। शाम की प्रतीक्षा थी। ततारा के लिए मानो पूरे जीवन की एक अकेली प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। अचंभित था, साथ ही रोमांचित भी। दिन ढलने के काफी पहले वह लपाती की उसी समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। वामिरों की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी। यानी कि एक उसे भय भी लग रहा था, अगर वामीरो ना आई तो। वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। मतलब एक हल्की सी उसे आशा थी जो कभी भी निराशा में बदल सकती थी। वह बार बार लपाते रास्ते पर नजरें दौड़ाता। सहसा नारियल के झुरमुटों में उसे एक आकृति कुछ साफ हुई दिखाई दी। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। सचमुच वह भमीरो थी। लगा जैसे वह घबराहट में थी। वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी, बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना ना भूलती। फिर तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर ठिठक गई। दोनों शब्दहीन थे। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। एक टक निहारते हुए जाने कब तक खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था। अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक बमीरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। ततारा अब भी वहीं खड़ा था, निश्चल और शब्दहीन। दोनों रोज उसी जगह पहुंचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा रहा था।
लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया और खबर हवा की तरह बह उठी। वामीरो लपाती ग्राम की थी और ततारा पासा गांव। दोनों का संबंध संभव न था। रीति के अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। वामीरो और ततारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए, किंतु दोनों अडिग रहे। मतलब दोनों अपने फैसले पर अटूट अटूट रहे। वे नियमतः लपाती के उसी समुद्री किनारे पर मिलते रहे और उनको लेकर तरह तरह की अफवाहें गांव में फैलती रही। कैसी अफवाहें? कि कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व यानी कि पशुओं का जो मेला लगता है, हाट लगती है, उसमें हृष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा की प्रतियोगिता भी होती है। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते हैं। बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है। शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। ततारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक न था। उसकी व्याकुल आंखें वामीरो को ढूंढने में व्यस्त थी। नारियल के झुंड के एक पेड़ के नीचे से उसे जैसे कोई झांकता हुआ दिखाई दिया। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की। वह वामीरो थी जो वह वर्ष अपने सामने आने में झिझक रही थी। उसकी आंखें तरल थी, यानी कि आंखों में पानी थे, आंसू था, होठ कांप रहे थे। ततारा को देखते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। ततारा विवल हो गया, मतलब वह बेचैन हो गया। उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। रोने की आवाज लगातार ऊंची होती जा रही थी। ततारा किन कर्तव्य विमूढ़ था, यानी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। जब कोई सही या गलत कुछ समझ ना आए तो वह स्थिति होती है किन कर्तव्य विमूढ़ की। वामीरो के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहां पहुंची और दोनों को देखकर आग बबूला हो गई, गुस्सा हो गई बहुत। सारे गांव वालों की उपस्थिति में वह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पर पहुंच गए। वामीरो की माँ क्रोध में उफन उठी। उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया और गांव के लोग भी ततारा के विरोध में आवाजें उठाने लगे, यानी कि उसका विरोध करने लगे। यह ततारा के लिए असहनीय था। मतलब कैसे वो सहन करता, बर्दाश्त करता। वामीरो अब भी रोई जा रही थी। ततारा भी गुस्से में भर उठा। उसे जहाँ विवाह की निषेध परंपरा का क्षोभ था, वहीं अपनी असहायता पर खींच भी था। मतलब दोनों गांवों की परंपरा थी कि गांव के बाहर विवाह नहीं कर सकते थे, उसी गांव के युवक या युवती से विवाह कर सकते थे। और कुछ गांवों में ऐसा होता है कि अपने गांव में जो भी लड़का लड़की है वो भाई बहन का रिश्ता माना जाता है, और रिश्ता अपने गांव में ना होकर दूसरे गांव में ही उन्हें सही लगता है करना। ठीक है, उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था। लोग सहम उठे। एक सन्नाटा सा खिंच गया। जब कोई राह ना सूझी क्रोध का शमन करने के लिए, यानी कि क्रोध को दबाने के लिए, उसका निपटारा करने के लिए उसने शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया। ताकत से उसे खींचने लगा। पसीने से नहा उठा। सब घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वह हाँफ रहा था। अचानक जहां तक लकीर खिंच गई थी वहां एक दरार होने लगी, मानो धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी हो। एक गड़गड़ाहट सी गूंज उठी। लकड़ी की सीध में धरती फटती ही जा रही थी। दीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था। सभी व्याकुल हो उठे। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना भी न की थी। वे सिहर उठे। उधर वामीरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी। ततारा, ततारा, ततारा! उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई। ततारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था। दीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता वह जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, दीप दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। एक तरफ ततारा था और दूसरी तरफ वामीरो। ततारा को
जैसे ही होश आया उसने देखा उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लग गया है। वह छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, किंतु पकड़ ढीली पड़ गई। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। लगातार समुद्र की सतह पर सतह की तरफ गिरता रहा। एक एक उंगल पर कूद रही थी, वामीरो वामीरो वामीरो। और वामीरो भी उसका नाम पुकार रही थी ततारा। ततारा लहूलुहान हो चुका था। वह अचेत होने लगा और कुछ देर बाद उसे कोई होश न रहा। कटे हुए दीप के अंतिम खड़ा हुआ था, जो कि दूसरे हिस्से से संयोगवश हुआ था। बहता हुआ ततारा वहां पहुंचा और बाद में उसका क्या हुआ कोई नहीं जानता। वह वामियों पागल हो उठी। वह हर समय ततारा को खोजती हुई उसी जगह पहुंचती और घर पर बैठी रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया। परिवार से वह एक तरह से विलग हो गई। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई सुराग न मिल सका। आज न ततारा है न वामियो, किंतु उसकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का मत है, मतलब उनका मानना है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांवों में भी आपसी व्यावसायिक संबंध करने लगे। ततारा वामीरो की त्याग में मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। उसकी त्याग में मृत्यु से गांव में रूढ़िवादिता का अंत हुआ। रूढ़िवादिता क्या है कि जब हम एक ही परंपरा के हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं और नए विकास क्रम को स्वीकार नहीं करते। वो जो परंपराएं हैं जिनसे समाज का विकास नहीं होता, रूढ़ हो जाती हैं, हानिकारक हो जाती हैं, वही रूढ़िवादिता है। दूसरे गांवों में भी आपसी संबंध उनके त्याग के बाद होने लग गए। अब देखिए ये इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए किस प्रकार के आयोजन किए जाते थे। प्राचीन काल में हृष्ट पशुओं के साथ शक्ति प्रदर्शन किए जाते थे। लड़ाकू सांडों, शेर, पहलवानों की कुश्ती, तलवारबाजी जैसे शक्ति प्रदर्शन के कार्यक्रम होते थे। तीतर बटेर की लड़ाई, पतंगबाजी, पैठे लगाना जिसमें विशिष्ट सामग्रियां बिकती, खाने पीने की दुकानें, जानवरों की नुमाइश, ये सभी मनोरंजन के आयोजन होते रहते थे। तो रूढ़ियां जब बंधन बन जाएं बच्चों, तो तब उनका टूटना ही अच्छा है। क्यों ऐसा क्यों कहा जाता है? तो रूढ़ियां और बंधन समाज को अनुशासित करने के लिए बनते हैं और हम इंसानी बनाते हैं, किंतु एक समय के बाद ये बेकार हो जाती है, क्योंकि प्रकृति में, समाज में बदलाव आते ही हैं। एक समय के बाद बदलाव आते हैं। जो आज है वह कल नहीं है, जो कल है वो भविष्य में नहीं है। परंतु इन्हीं के द्वारा मनुष्य की भावना आहत होने लगे, जब मतलब वो उनके दिल टूटने लग जाए, नुकसान होने लग जाए, समाज को बंधन बनने लग जाए, बोझ बनने लगे, तब उनका टूट जाना ही अच्छा होता है। जिस प्रकार ततारा वामीरो से प्रेम करता है और उससे विवाह करना चाहता है, परंतु गांव के लोग ततारा को पसंद नहीं करते हैं। वे इस समय विरोध करते हैं और अंत में उन्हें अपनी जान देनी पड़ती है। इस तरह की रूढ़ियां भले भला करने की जगह नुकसान करती है, तो उन्हें टूट जाना ही समाज के लिए बेहतर है। पाठ का संदेश क्या है? पाठ का संदेश है बच्चों कि यह जो कथा है मानवीय संबंधों को स्थापित करने वाली है और रोचक प्रेम कथा है। यह एकता और आत्मीयता का संदेश देती है। सीमाएं अथवा सरहदें मनुष्य के दिलों को नहीं बांट सकती। प्रेम ही सत्य है। किसी भी मनुष्य का दूसरे मनुष्य से प्यार होना स्वाभाविक है, लेकिन हमें अपनी अपनी मर्यादाओं में रहकर ही प्रेम करना चाहिए। प्रेम को बांटने वाली भावना विनाश का कारण बन सकती है, अतः व्यर्थ की रूढ़ियों को अपने हृदय पर राज नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि ऐसे कृत्य किसी भयानक परिणाम में परिवर्तित भी हो सकते हैं। अभी देखिए इस पाठ में आई जो मुहावरे हैं, सुध बुध खोना। अचानक बहुत से लोगों को देखकर लीला ने अपनी सुध बुध खो दी। बाट जोना,
शाम होते ही माँ सबकी वाट जोहने लगती, प्रतीक्षा करना, खुशी का ठिकाना रहना, बहुत ज्यादा खुश होना, आग बबूला होना, ये तो पता ही है आपको कि बहुत ज्यादा क्रोधित होना, आवाज उठाना यानी कि विरोध में अपनी आवाज उठाना, प्रगतिशील लोगों ने रूढ़ियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई यानी कि विरोध करना। अब देखिए पदबंध, उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था। इसमें कौन सा पदबंध हुआ? विशेषण पदबंध। ततारा को मानो कुछ होश आया, क्रियापद बन, वह भागा भागा वहां पहुंच जाता, भागा भागा यानी कि क्रिया की विशेषता बताई जा रही है तो क्रिया विशेषण पद बन। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी यानी कि संज्ञा पद बन। उसकी व्याकुल आंखें वामेरों को ढूंढने में व्यस्त थी, संज्ञा पद बन। अब इस पाठ के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कुछ आप स्वयं बनाइए और उनके उत्तर खोजिए पाठ के आधार पर। ये है, धन्यवाद। कक्षा 10 के सीबीएसई के पाठों को देख